मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत ही अलग भी है, मायूस करने वाला भी। आज जो फैसला वजीर आजम का वो भी है और तमाम मुद्दे हैं। और मैं चैलेंज के साथ जो बात कहूंगा, आज मैं डंके की चोट पर कहूंगा, भारत के नागरिक की हैसियत से कहूंगा और बिना किसी डर और खौफ के कहूंगा। चाहे तो सरकार सूली पे लटका दे, लेकिन आज ये बात गरीबों की आई है, बात मजदूरों की आई है। डंके की चोट पे सच बोला जाएगा। डंके की चोट पर उन गरीब मजदूर जो आज तड़प रहा है राशन के लिए, जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आज उस मजदूर की बात, उस किसान की बात, उन डॉक्टर्स की बात जिनको पीपी किट नहीं मिल रहे हैं, उनकी बात डंके की चोट पर बोली जाएगी। आज देश को मायूसी मिली है, बिल्कुल टूटकर कांच की चूड़ियां रह गईं हाथ में, ऐसा प्रतीत होता है। और आज जिन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 8 बजे आए, जैसा कि वो आते हैं, जिस तरीके से 8 PM जानते हैं ना आप, 8 PM ड्रिंक किए तो 8 PM पे आते लग रहा। 8 बजे आते वजीर आजम साहब। जब प्रधानमंत्री जी एक बार 8 बजे आए तो बोले 500 और 1000 की नोट गई, जिसमें 300 से ज्यादा गरीबों ने, मजदूरों ने अपने जान का बलिदान जिनको देना पड़ा, और देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो गई। और नोटबंदी 21वीं सदी का सबसे बड़ा घोटाला था, सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें भाजपा ने अपना कार्यालय बना लिया और से बहुत से घोटाले किए गए। और नोट बदलने के नाम पर कितने लोगों ने घोटाले किए सबके सामने हैं। ना काला धन आया नहीं। वो जो कहते थे ना, ऐसे वाले बाबा जो हैं, एक बाबा हैं जो ऐसे हैं, ये ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे होने के साथ वो यहां से दिल से भी ऐसे हैं। उन्होंने जिनका 2100 करोड़ रुपया जिनकी कंपनी का माफ किया, वही बाबा योग के नाम पे गोरख धंधा करने वाले बाबा ने कहा था कि डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा, रेट अगर काला धन आ जाएगा। ना काला धन आया, तेल और पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिर गए, लेकिन साहब को देखो फिजाओं में उड़ रहे हैं, ये तेल के रेट बढ़ा रहे हैं। ये देखो कैसा देश का ये दुश्मन हो सकता है वो शख्स कि एक मजदूर गरीब हो, परेशानी में तड़प रहा हो और उसके ऊपर टैक्स का बोझ लगाता है, अंबानी अडानी के पैसे माफ करता है। 21 लोगों के पैसे माफ कर दिए, 62,000 करोड़ एक बार और 2,54,000 करोड़। अब सुनिए, भक्तों के पेट में दर्द होने दीजिए, लेकिन आज भारत के नागरिक आज सच को बोलेंगे। और जो ये पूरा स्कैम, ये घोटाला करने का षड्यंत्र रच रहे हो, देश की जनता के सामने इसको लाना पड़ेगा। ये गुमराह, ये जुमलेबाजी करके खाली गुमराही करते हैं। 2,54,000 करोड़ राइट ऑफ किए, फिर 68,000 करोड़ राइट ऑफ किए। राइट ऑफ का मतलब भी माफ करने जैसा होता है, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं राज्यसभा में इनके रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया कि मात्र 10% रिकवरी होती राइट ऑफ की। क्या रामदेव गरीब है क्या? उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है? या अंबानी हो, अडानी हो, या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं की जा सकती? राइट ऑफ का मतलब भी ऐसे डेप्ट होते हैं जो रिकवर करने के चांसेस नहीं है, उसी को कहते हैं राइट ऑफ। ये समझ रहे थे कि हम जानते नहीं है? हाँ, हम अकाउंट्स भी जानते हैं, इकोनॉमी भी जानते हैं और चाय बनाना भी जानते हैं। ये चाय बेची नहीं बेची, हम नहीं, कुछ नहीं कहते किसी की पर्सनल लाइफ को, लेकिन देश को इन जालिमों के हाथ में मत बेचो। आपसे यही कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों पर बात की, और एक एक बात का पोस्टमार्टम करूंगा। फिर जीएसटी 4 बार बदली, 5 बार। इनको इतनी समझ नहीं है, अरे जीएसटी का प्लान नहीं तय कर सके और डीजल और पेट्रोल जीएसटी में नहीं लाए। इनके दिमाग को देखो आप, कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदुत्व का नशा जो है ना, मैं कहता हूं बार बार, ये हिंदुत्व का नशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और देश को बर्बाद कर देगा। अगर आज ना निकले ना इससे, धर्म के नशे से, ये अफीम से खतरनाक है।
यह बहुत खतरनाक जहर है। इस जहर से ना निकले ना। आज मैं ये लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ये लेकर बैठा हूं और एक एक जवाब। और आज चैलेंज है संबित पात्रा को, चैलेंज है मुख्तार अब्बास नकवी जो कहते हैं जन्नत है। काशी जन्नत है भाई, तुम बताएगा जन्नत है नहीं जन्नत है? ये हमारे बाप का देश है, तुम कैसा कहते हमको? ये सबका देश है। लेकिन आज जो इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह बहुत ही संगीन है। प्रधानमंत्री जी ने दो बात को छोड़ दिया जाए, लॉकडाउन 4 और 20 लाख करोड़ का जुमला। अब उस जुमले की मैं पोल खोलूंगा, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो एक स्कूल का टीचर अपने बच्चों को यह बता रहा था, बच्चा निक्कर छोटी पहनना बड़ी पहनना, गुड मॉर्निंग खड़े होके करना बैठ के करना, आत्मनिर्भर बनना नहीं बनना। अरे वो मजदूरों का अपमान है, तुम कह रहे हो आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर था, भारत आत्मनिर्भर है, भारत आत्मनिर्भर रहेगा। नरेंद्र मोदी ऐसे आए और चले जाएंगे, लेकिन भारत हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा। क्या यह मजदूरों का अपमान नहीं है? क्या गरीबों का अपमान नहीं है कि जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी ढोता है, रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, फैक्ट्री में काम करता है, दुकान पे काम करता है या किसी कंपनी में जॉब करता है, क्या वो आत्मनिर्भर नहीं है? वो फ्री की सरकार की खा रहा है क्या? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। आत्मनिर्भर तो तुम अडानी अंबानी को बना रहे हो ना, 2,54 करोड़ का लोन माफ करके, फिर 68,000 करोड़ राइट ऑफ किए आप। नीरव मोदी भाग गया, वो कर रहे हो आप, आत्मनिर्भर उसको बना रहे हो आप। अरे उसको आत्मनिर्भर बनाते बनाते तुम लोग गरीबी को खत्म नहीं कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हो। इस दौर में कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे जा चुके हैं और उनका धर्म नहीं पूछेगा कोई। हां, मुझे ये दुख होता है कि वो मेरे देश के नागरिक थे, मेरे भाई थे, मेरे मजदूर थे। हां, वो पिछड़ी जाति से आते थे, वो दलित थे, वो आदिवासी थे, वो अति पिछड़े थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। 99% लोग ब्राह्मण नहीं थे, बनिए नहीं थे, वैश्य नहीं थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी वैश्य हैं, बनिए हैं। वैश्य धर्म का पालन करो। लेकिन वैश्य धर्म के लोगों, मैं आपसे कहता हूं, जब लॉकडाउन लगता है तो पैसा आप कमाते, बाकी जनता कहां देशभक्ति ये लोग दिखा रहे? कितने लोग आर्मी में वैश्य समाज के? मैं पूछता हूं, आज पूछता है भारत कि वैश्य समाज, बनिया समाज के कितने लोग देश की सेना में हैं? मुझे डेटा दे कोई आज। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इसका पोस्टमार्टम अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। किसी ने कहा, एक सोशल मीडिया का जोक सुना के बात शुरू करूंगा इस मुद्दे पर, जरा एक एक शेयर कर ले। भक्तों तक पहुंचानी है, मिर्ची लगानी है, और वो भी लाल वाली मिर्ची लगनी चाहिए भक्तों को। एक एक शेयर कर दें सभी साथी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हुआ, देखा मैंने, किसी ने डाला, उस पर लिखा था कि चाइना वालों ने कहा हमारे पास शी जिनपिंग है, तो किसी ने कहा अरे तुम्हारे पास शी जिनपिंग है, हमारे पास फैकम फांग फिंग है। तो जस्ट फॉर लाइटल मूवमेंट, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि राजनीति में हल्के फुल्के पलाने चाहिए, हल्का फुल्का पले, डोंट टेक इट सीरियसली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम रिफॉर्म करेंगे। किसे रिफॉर्म करेंगे भैया? संविधान को रिफॉर्म करेंगे क्या? तुम्हारा मिनिस्टर तो कह चुका संविधान बदलेंगे। ये रिफॉर्म कौन सा रिफॉर्म? ये संविधान को रिफॉर्म। ये किताब मेरे हाथ में जो है ना, ये किताब भारत का संविधान है और इसको रिफॉर्म करने का प्रयास ये ताकत रच रही हैं। इनका लक्ष्य है कि दलित से आरक्षण छीन लिया जाए, पिछड़े से आरक्षण छीन लिया जाए और देश के अल्पसंख्यकों को और दलितों आदिवासी को ऐसे ही गुलाम बनाया जाए जैसे कमर पे झाड़ू बांधी जाती थी। 5000 साल तक गुलाम बना करके रखा इस देश के मूल निवासियों को इन लोगों ने। आज फिर देश में वही मानसिकता, वही रूढ़िवादी मानसिकता को लगा करके देश के पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। और इस देश के संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है वो खत्म करके फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास सिटीजन बना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन वो होगा जो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय होगा, जो वैश्य होगा, वो फर्स्ट क्लास होगा, बाकी सब सेकंड क्लास होंगे। अगर पॉलिसी ये है तो इस पॉलिसी को हम लोग नहीं चलने देने वाले। अगर आप ये चाहते हैं तो सुन लीजिए, हम लोग आपकी इस पॉलिसी को नाकाम करेंगे।
क्योंकि ये संविधान आर्टिकल 25, 19, 21, 14 देता है इस देश में जितना अधिकार बोलने का नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही हक अधिकार आपके भाई शादाब चौहान का है, उतना ही अधिकार मेरे रिक्शा चलाने वाले मजदूर भाई का है, उतना ही अधिकार मिट्टी डालने वाले मेरे भाई का है। लेकिन ये उसके वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, ये दलित से आरक्षण छीनना चाहते हैं। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, ये फिर से वही मानसिकता लाना चाहते हैं जो हम नहीं आने देंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 21वीं सदी का भारत, कौन सा 21वीं सदी का भारत बनाएंगे जहां मॉब लिंचिंग सरेआम हो जाए? कौन सी 21वीं सदी का भारत आप बनाएंगे प्रधानमंत्री जी जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो? आपकी पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोग मिनिस्टर आपके, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटे, ये 21वीं सदी का भारत होगा जहां रोहित वेमुला की मां अपने इंसाफ के लिए, अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ती रहे, नजीब की मां लड़ती रहे, ऊना के दलितों की मां लड़ती रहे। क्या वही 21वीं सदी का भारत होगा? क्या वो 21वीं सदी का भारत होगा जहां पैसे वालों का लोन माफ होगा लेकिन गरीब का नहीं होगा? नहीं, हम नहीं मानते ऐसे 21वीं सदी के भारत को जहां सबको न्याय न मिले। ऐसे हम अधिकार को, ऐसे कानून को नहीं मानते। सबको न्याय मिलना चाहिए, हमारा लक्ष्य है। फिर कहा इन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन और डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। भैया डेमोग्राफी चेंज करेंगे क्या? क्या चाह क्या रहे हैं आप? आपके भाषण में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। कर क्या रहे थे आप? हम समझ में नहीं आए। आज पूरा देश कंफ्यूज था। ये साहब बोल क्या रहे आप? आज क्या पी लिए साहब? वाटर पिए, कुछ और पिए या कुछ और पिए? अब हम बोले तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए। कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्या पी के बोले आप नहीं मालूम? देश जानना चाह रहा है, पूछता है भारत। लेकिन आज आपने दो बातें कही, एक तो लॉकडाउन 4 और एक 20 लाख करोड़। ये 20 लाख करोड़ जुमला है और पीएम केयर फंड पे एक शब्द नहीं बोले साहेब। मुंह पे ताला लग गया। आधा घंटा बोले 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 चले जा रहे। आधा घंटा इधर की उधर की पूरी दुनिया की इकट्ठा किए, डाल दिए, डंप करके डाल दिए। लग रहा था कि एंकर बाइट चल रही लगातार, कि पिक्चर चल रही रेडियो में। लेकिन पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया नहीं बताए। पीएम केयर फंड का ऑडिट होगा या नहीं होगा नहीं बताए। पीएम केयर फंड में जो पैसा आया वो जनता तक कितना पहुंचा नहीं बताए। पीएम केयर फंड अलग से क्यों बनाया नहीं बताए। लगता है ये इसका भी कोई चुनावी एजेंडा है क्या? ये भी घोटाला है क्या? देश पूछता है, भारत पूछता है। भारत क्या पीएम केयर फंड घोटाला है? इसीलिए भाजपा के विधायकों को ही यकीन नहीं है। मुजफ्फरनगर के विधायक पैसा मांग रहे हैं। एक और विधायक गोपामऊ के पैसा वापस मांग रहे। बोले भैया मेरा 25 लाख दे दो, मेरी जनता परेशान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भाजपा के विधायक मान रहे। दूसरा 20 लाख करोड़ कहते कहां से लाते जी? कह रहे कि किसान को देंगे, मजदूर के देंगे। अच्छा यार 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती मालूम आपको? आप पूछे 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती मालूम आपको? नहीं होती, नहीं मालूम आपको। और 20 लाख करोड़ की बात करते हैं। 138 करोड़ देश की जनता है जिसमें 50 करोड़ गरीब लोग हैं। क्या उनको डायरेक्ट आप फिर 500 रुपया क्यों दे रहे हैं? अरे 15 लाख क्यों नहीं दे रहे फिर आप? जब 20 लाख करोड़ किसके लिए है? ये नाटक है। जो देश का बजट होता है ना, आम बजट जो होता है, उसी में नाटक की जाएगी। एमएसएमई को दे दिया, लघु उद्योग को दे दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया। ये पूरी तरीके से देश को बरगलाने का प्रयास किया जाएगा, देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। और लोग कहते हैं ये लॉलीपॉप है। मैं लॉलीपॉप नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये रैप्ड लॉलीपॉप है। वो लॉलीपॉप जिसको ऊपर पन्नी चढ़ा दी गई है कि भक्त चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे। उन्हें चूसने की ज्यादा आदत हो चुकी, और उस चूसने के बाद भी एक बूंद भी लॉलीपॉप उनके मुंह में ना जाए। ये ऐसा है। 20 लाख करोड़ की बात तो कर दी, मुझे बता दो कि एक रेल किराया तक नहीं माफ कर पाए मजदूरों का 20 लाख करोड़ देंगे। 15 लाख दे दिए क्या ये? अरे पहले 15 लाख दे दो, बाद में 20 लाख करोड़ देना जी, बताइए ना। अरे हम लोग बिल्कुल हैं,
आज डंके की चोट पे बोल रहे हैं तो आज पेट में दर्द हो रहा है, एक सवाल किए तो ऊपर से नीचे तक पेचिश हो जाती जी, ऊपर से नीचे तक पेचिश होती। वो आधा घंटा बोले बोले बोले, हम सुन रहे थे, चलिए सुनते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम करना जरूरी है। ये 20 लाख करोड़ दे के गुमराह कर रहे हो। अरे 15 लाख दे दो, मजदूर को खाना नहीं है, राशन की समस्या, अगर सोशल वर्कर खाना ना खिलाएं तो लोग भूख से कई लाख मर चुके होते अब तक। ये तो मैं सलाम करता हूं तमाम लोगों के जज्बों को, जो लोग मानव सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं। अरे ये तो बता दो जरा कि 20 लाख करोड़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा गरीबों में, किसानों में? क्या किसानों की जो रबी की फसल का मामला है, किसानों के जो लोन माफ करोगे क्या 20 लाख करोड़ में? अरे 4 काम कह रहा हूं मैं लोन माफ करने के। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, देश का 56 इंच का सीना देखना चाहता, एक एक शेयर करिए। एक सवाल करता हूं, फिर सवाल करता हूं इस प्रधानमंत्री जी से जो आते हैं 8 बजे और देश को गुमराह करने का कार्य करते हैं। आज पूछता है भारत, पूछता है ये देश। आज 4 पॉइंट के एक सवाल पूछ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इस 20 लाख करोड़ में से क्या आपके अंदर हिम्मत है इस 20 लाख करोड़ में से किसानों का लोन माफ करो, मजदूरों का लोन माफ करो, छोटे कारोबारियों का लोन माफ करो, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, मिडिल क्लास जिसकी बात ही नहीं की तुमने, जो सबसे ज्यादा है मिडिल क्लास, जो टैक्स पेयर अलग से भी डबल टैक्स भी देता है, उसके आपने उसका लोन माफ करो। अगर हिम्मत है 56 इंच का सीना मैं देखना चाहता हूं। अगर रामदेव का लोन माफ हो सकता है या किसी और करोड़पति का लोन माफ हो सकता है तो मेरे देश के धरती पुत्र किसान का, अन्नदाता जिसको कहते हो, उस अन्नदाता का लोन माफ क्यों नहीं हो सकता? ये पूछता है भारत। अगर ये बात तुम्हें बुरी लगती है नरेंद्र मोदी जी, हां डंके की चोट पे कहते हैं, अगर किसानों की, मजदूरों की, बुनकरों की और मिडिल क्लास लोगों की जो नौकरी करता है मेरा भाई, अगर उसकी बात करना गुनाह है, अपराध है, हां मैं अपराधी हूं, जो सजा देनी हो दे दो, लेकिन यह तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। ये 20 लाख करोड़ आप लग रहा है कि साहब ने कहा था एक रैली में उत्तर प्रदेश में कि मैं तो फकीर आदमी हूं, भाई और बहनों मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे बाबा झोला उठा के ना जाओ, देश का बेड़ा गर्क हो जाता। अगर जाना है तो कम से कम मेरा देश का जितना माल है उसको ना लेके जाने दो नीरव मोदी को। नीरव मोदी झोला उठा के चला गया, कौन कौन जाने वाला है? अंबानी को भेजेंगे क्या? अब रामदेव साहब को भी भेजने वाले क्या आप झोला उठा करके? कौन कौन जाने वाले हैं झोला उठा करके? अब देखती है जनता, झोला उठवाएगी अब तुम लोग को। अरे आप सेवक, ये कहते हैं मैं चौकीदार हूं, ऐसे चौकीदार हो जाएं, 2-4 और चौकीदार हो जाएं, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करते साहब? प्रधानमंत्री जी, देश को उम्मीद थी आज कि कोरोना वायरस कोविड-19 की लड़ाई, ये शराब की तो दुकानें खोलकर तुमने तांडव मचवाया, इस पे माफी मांगोगे देश से। देश सुनना चाहता था। जो ये तुम रिफॉर्म की बात करते हो, कौन सा रिफॉर्म कर रहे हैं आप? कह रहे नहीं नहीं हम मास्क बना दिए, आप बनाए जी। हां, हमारे देश में नॉलेज की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, लेकिन कमी है पॉलिटिकल मैनेजमेंट की। जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट पूरी तरीके से नफरत और नाकामी के समुद्र में डूब चुका है। यहां से देश की गरीब जनता को आवाज बुलंद करनी होगी, तमाम अपने मुद्दों को छोड़कर अपने देश के रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये लोग डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे, क्या करेंगे जी आप? यह डेमोग्राफी का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है। भैया 80,000 केस होने वाले हैं, 80,000 केस, और मैं तो कह रहा हूं कि मई के महीने तक 1 लाख केस हो जाएंगे, और जिसमें से 50% से ज्यादा लोग इस शराब दुकानों की खोलने की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा फैला है। अब कोविड-19 के फैलने में पहले तो विदेशी फ्लाइट जिम्मेदार हैं, और दूसरे नंबर पर सरकार की नाकाम पॉलिसी, तीसरे जो मजदूरों को मैनेज नहीं कर पाए, और तीसरे शराब की दुकान खोलना। इस वजह से पूरे देश का बेड़ा गर्क करने की राह पर चले गए हैं। और एक डॉक्टर की क्लिप आई कि 1 करोड़ केस जा सकते। भैया टेस्ट कितने कर रहे? अभी हम अब भी बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किए हम। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़, टेस्ट कर लिए लगभग 1 करोड़। हमारी संख्या 138 करोड़। साहब ने कितने टेस्ट हुए नहीं बोला।
साहब ये नहीं बोले ये कोरोना एकदम से तेजी से क्यों फैल गया, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग को पॉलिटिकल प्लानिंग करनी है, कैसे इकोनॉमी को सरवाइव करना, नहीं बोले। ऐसा लग रहा था कि कोई एक स्टूडेंट को समझा रहे हैं, अरे देश की जनता आपसे ज्यादा जानती है, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलना चाहिए था। कोविड-19 में आज भी पीपी किट के लिए डॉक्टर परेशान है साहब, और लॉकडाउन 4 में क्या होगा, कब तक ये लॉकडाउन पॉज बटन है साहब, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, कैसे आदत डालें ये बताइए मुझे। मैं पूछना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी आपसे, आज आपका भाषण सिर्फ जुमलों पर आधारित था जैसे हमेशा होता है, और इस जुमलों से हम लोग अब सवाल करेंगे इन जुमलों पर। इन जुमलों के चक्कर में आकर के हम लोग अब आपके साथ खड़े रहने वाले नहीं है ऐसे इस तरह से। हां, देश हित की बात करिए, हम आपके साथ खड़े। आप देश को कब तक गुमराह करेंगे प्रधानमंत्री जी? यह बहुत बड़ा घोटाला है 20 लाख करोड़ का, इतना बड़ा घोटाला है, इसमें अपने लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। और मैं आज कह रहा हूं, अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया ना, निर्मला सीतारमण जी ने, मैं अब बता रहा हूं, इस 20 लाख करोड़ को ये बांटेंगे नाटकबाजी के नाम पर, एमएसएमई, लघु उद्योग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक बजट के एक पार्ट को राहत पैकेज नाम दे दिया है जिससे जनता को गुमराह करा जा सके। लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होगी साहब। मैं कह रहा हूं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कह रहे हैं कि हम ग्लोबल सप्लाई बनाएंगे। सब्जी वालों को तो मार रहे हैं तुम्हारे लोग गलियों में, तुम्हारा विधायक लखनऊ के अंदर सब्जी वालों को मार रहे हैं कि ये मुसलमान क्यों है, इसका धर्म क्या है, ये पिछड़ा क्यों है, ये दलित क्यों है। ऊना में दलितों को मार रहे हो, रोहित वेमुला को मरने पे मजबूर किया जब स्मृति ईरानी जी एचआरडी मिनिस्टर थी, और तुम कह रहे हो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अरे नफरत के मैनेजमेंट को तो खत्म कर दो पहले, फिर तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट चलेगा। अगर इतनी फिक्र देश की है तो अपने जोकरों पर लगाम लगाइए प्रधानमंत्री जी, आप अपने जोकरों पर और इस भांड मीडिया पर, कुछ लोगों पर जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक जहर 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 उगल रहे हैं, इन पे लगाम लगाइए, फिर बात करिए आप इकोनॉमी रिफॉर्म की। कौन सी इकोनॉमी रिफॉर्म करेंगे कि क्या जीडीपी बची? अरे जो जीडीपी 2008-9 में 8% 9% होती थी, क्या वो मार्च के महीने में 3% नहीं थी? और आज उसकी हालत 1% से माइनस में जीडीपी जा चुकी है, बता नहीं रहे सही आंकड़े। और हमारे पास एक बाबा है, अरे बड़े बढ़िया बात आ गई आज 8 बजे तो सुना हमने साहब को, हमारे पास एक बाबा है उत्तर प्रदेश में एक बाबा है चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो आज एंड कर दिया, कमाल कर दिया। मैं कहूं कि मोदी जी को ये मशवरे कौन देता है कि 20 लाख करोड़, आज रूबिका लियाकत ने कहा आज तो गेंद स्टेडियम से पार चली गई। मैंने कहा बताइए, अब तो रूबिका लियाकत भी कह रही है कि साहब फेंकते हैं, हम पे इल्जाम लगा देते थे, ये कहते हैं कि फेंकू है, हम नहीं कह रहे भैया, अब तो रूबिका लियाकत कह रही है कि गेंद स्टेडियम के पार चली गई, यानी कि आज रूबिका लियाकत की उम्मीद से ज्यादा फेंक दिए साहब। और इसी पे लाइटर मूवमेंट एक बात बोलता हूं, फिर योगी आदित्यनाथ जी पे बोलूंगा, एक शेयर कर दीजिए। मोदी जी गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी जो जिनका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप है, जो धमकी देके दवाई लिया था, वही मोदी जी जिनका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप आया अहमदाबाद में और वहीं कोरोना का कहर बरप रहा है, आगरा में आया कोरोना का कहर बरप रहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का दोस्त जो आया था अहमदाबाद में और पाकिस्तान की तारीफ करके गया था और भक्त ताली बजा रहे थे। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा we had good relationship with Pakistan, we are moving in a positive manner regarding border issues। तो इन्होंने तालियां बजा दी। इनकी प्रॉब्लम यह है कि जो मोदी का दोस्त कुछ भी बोले तालियां बजा देते हैं। वो कह रहा था कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध है और तालिबान बॉर्डर पर हमारी बातचीत चल रही है, ये ताली बजा रहे थे। कल तक तालिबान को दुश्मन मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप से डरकर तालिबान समझौते में वहां मौजूद था भारत सरकार का प्रतिनिधि। तो इनके लिए एक बात, एक सोशल मीडिया लाइटर मूवमेंट बोल रहा हूं कि आज रूबिका लियाकत ने कहा कि इन्होंने तो स्टेडियम से पार फेंक दिया आज गेंद, हम तो कहते थे कि स्लो बॉल फेंकते हैं, स्पिनर है, ये तो साहब शोएब अख्तर से ज्यादा फास्टर निकले। तो क्या एक इस पे जो के सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहता है बीच बीच में, इट्स फॉर लाइटर मोमेंट एज पर प्राइम मिनिस्टर सेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बड़ी इज्जत करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उनकी। गए दुबई में एक तोप रखी थी, तो दुबई में तोप को देखते हुए कहा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई और बहनों ये तोप कितना फेंकती है। तो एक शेख साहब खड़े थे, शेख साहब ने कहा
वल्लाह आपसे कम फेंकती है। ये हाल हो चुका है वर्ल्ड ट्रेंड पे। खैर, आज हमारे बाबा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने तो एंड कर दिया। वो क्या कहते हैं साहब, कहें कि मैं 50 लाख नौकरी रोज देता हूं। और तेरी की क्या बोले, मैं 50 लाख नौकरी रोज दूंगा। कहां से लाएंगे भाई? अरे कहां से लाओगे ये तो बता दो। प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़, 50 लाख रोजाना नौकरी देते कहते हैं। अरे भैया, गरीबों को राशन तो दे नहीं पाए, नौकरी कहां से देते आप? आपके इलाकों में नफरत के नाम पर अस्पताल मना कर रहे हैं कि इस धर्म का व्यक्ति, इस जाति का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हमारे अस्पताल में नहीं आ सकता। मेरठ में रोजाना अस्पताल को लेकर मेडिकल कॉलेज में हाहाकार मचा कि बस सुविधाएं नहीं है कोविड 19 की। क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं और ये 50 लाख नौकरी देंगे। मोदी जी इन्हीं से सुन के बोलते हैं कि आप वहां पर 8 बजे आकर के, अब पता नहीं हमारे बाबा भी क्या पिए आज। 50 लाख नौकरी किस हिसाब? इनसे पूछो 3 साल में दे दी क्या 50 लाख नौकरी? दे दो, लाओ डेटा, मुझे डेटा दे दो। 50 लाख नौकरी दे दी क्या इन्होंने 3 साल में? जो 3 साल में नहीं दी, अब कहां से देते? सब कुछ बंद पड़ा, ये नौकरी देंगे। पूरी इकोनॉमी एक तरह से बंद पड़ी है, ये एक नौकरी देंगे। किस तरीके से देश को खोलने की तरफ आगे बढ़ा जाए। बांग्लादेश ने कंट्रोल कर लिया, साउथ कोरिया ने कंट्रोल कर लिया, टर्की ने स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई किया। उनसे नहीं सीखेंगे, लेकिन नहीं, भक्त अपनी चलाएंगे। भक्तों के दिमाग में तो नफरत का गोबर है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज की बात बहुत जहरीली है इनके लिए। आज पूरा ऐसे जैसे तेजाब पी जाते ना, कोल्ड ड्रिंक की जगह जब पी जाते ना तेजाब, पूरा जला के नीचे से निकल जाती, फुर करके निकल जाता। अब इनके फुर करके निकल जाएगा कि आज शादाब चौहान ने डंके की चोट पर जो बात कही थी, हाँ, ट्रम्प की इंग्लिश समझ में नहीं आई, इसीलिए था। बिल्कुल आती नहीं इनको। साहब हमारे कितने पढ़े, डिग्री नहीं मालूम। आज ये हमसे कागज मांगते, अपनी डिग्री नहीं दिखाते साहब। लेकिन यही मैं बता दूं, एक तो जो भी आधिकारिक लड़ाई है, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, उसको कमजोर मत पड़ने दो। ये झूठ बोलने दो, लेकिन हर मुद्दे पर एक्सपोज करेंगे। लॉकडाउन 4 की शक्ल क्या होगी नहीं बताया तो भैया आए क्यों थे? क्या यही एक्टिंग करने आए थे क्या? हाँ भाइयों बहनों मित्रों, यही करने आए थे। बोले देश लड़ रहा है, मजदूरों का संघर्ष है। मजदूर हमेशा संघर्ष करता आया है, किसान हमेशा संघर्ष करता आया है, बुनकर हमेशा संघर्ष करता है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा संघर्ष करते आए, देश के लिए बलिदान देते आए हैं। लेकिन आज पूछता है भारत कि इस देश के बनिया समाज ने क्या जिम्मेदारी निभाई। आज पूछता है भारत। हम सम्मान करते हैं, सभी वैश्य धर्म के लोगों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या तुमने वैश्य धर्म का पालन किया? गृह मंत्री ने वैश्य धर्म का पालन किया? खाली नफरत की दुकान। और ये क्या हो गए ना कि जैसे शायर होता है ना, एक मैंने कहा था कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो, किसी शायर ने कहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये खाली शायर बनते हैं कि लोकल ही वोकल। क्या है भाई, कह रहे कि अपने प्रोडक्ट्स की बात करो। क्या राफेल बनाएंगे? क्या राफेल क्यों लिए आप? ओप्पो को मना कर दो ना, देश की जनता से सब कुछ करवाएंगे। चंदा दे देश की जनता, घर पे रहे देश की जनता, मजदूर ट्रेन के पैसे दे गरीब मजदूर देश की जनता, सरकार को टैक्स दे देश की जनता। तो फिर प्रधानमंत्री किसके लिए? हम खुद ही सरकार चला लेंगे ना। अरे आप क्या कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का? आप मुझे ये बता दो, इन 4 वर्गों को क्या फायदा मिलने वाला है? पहले नंबर पर गरीब मेरा 50 करोड़ मजदूर भाई, चाहे वो किसी भी किस्म की मजदूरी करता है। दूसरा मेरा वो भाई जो ईएमआई पे करता है, जो गाड़ी की ईएमआई हो या लोकल जॉब करता है, उस पे जो छोटे मोटे लोन चल रहे हैं। तीसरा छोटा कारोबारी, चौथा किसान और बुनकर। इनके लिए बताओ ना, छोटा कारोबारी यानी कि जिसका टर्नओवर 10 लाख से कम है, सालाना 10-15 लाख से कम है, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? 20 लाख करोड़ में से उसका हिस्सा कितना होगा? या वो भी घोटाले की मुंह चढ़ जाएगा सब? आपने 2,54,000 करोड़ माफ किया, राइट ऑफ किया, फिर 68,000 राइट ऑफ किया, तो उसका जब उन पैसे वालों का माफ हो सकता है, क्या किसान का माफ नहीं हो सकता? मजदूर का माफ नहीं हो सकता? इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए तो पिछड़ी जाति से आता है, दलित है, आदिवासी है। हां, अब बात संघर्ष के साथ, सच्चाई के साथ होगी। आज का पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, टू द पॉइंट रह करके पोल खोली है।
और हिम्मत नहीं है कोई आ जाए टिक जाए मेरे सवालों के जवाब दे दे, प्रधानमंत्री खुद दे दे। आपको मैं ये बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जी, आज आपका भाषण 138 करोड़ जनता को निराश करने वाला था, मायूस करने वाला था। आज आपका भाषण 138 करोड़ जनता के लिए कोविड-19 के संबंध में संदेश कम था और आपकी टीआरपी आपकी एक्टिंग पे ज्यादा आधारित था। आज आपके भाषण से मायूसी मिली है कि इस कोविड-19 की लड़ाई में भारत कहां खड़ा है। रोजाना केस बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी आप? कितने वेंटिलेटर हैं बताया आपने? आप बताओ ना, कितने वेंटिलेटर हैं देश के पास? कितने एम्स नहीं बनाए? अगर उस समय पर पटेल के नाम पर मूर्ति ना बना करके पटेल के नाम पर अस्पताल बनाया होता तो शायद आज बेहतर स्थिति हमारी होती। सही समय पर टेस्टों की संख्या बढ़ाई होती तो स्थिति बेहतर होती। अगर विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी लगाई होती तो स्थिति बेहतर होगी। जो विदेश से आएगा उसको फ्लाइट से लाते हैं साहब, और अस्पताल में, होटल में, बड़े बड़े होटल में क्वारंटीन करते हैं। जो गरीब मजदूर जिसके बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, उस मां की पुकार को सुन लो। अगर जरा भी शर्म है कि जो पिछड़ी जाति की दलित है बेचारी, वो दूध के लिए उसका बच्चा तड़प रहा है, और मजदूर गांव में निकल करके जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, उस पर एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोला। ये क्यों नहीं बोले? क्योंकि मजदूर मर रहा है, मर जाए ना, इनका क्या जाता है? अरे मजदूर की जिंदगी की अहमियत किसको है? मर जाता ना कोई करोड़पति, मर जाता ना कोई अंबानी का बेटा उस रेलवे ट्रैक पे। हमने किसी की मौत की बात नहीं करते, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रामदेव ट्रैक के नीचे आ जाते या अंबानी आ जाते, ये क्रैश हो जाता, तो ट्वीट भी होता और बयान भी जारी करता। लेकिन गरीब मजदूर की जिंदगी की परवाह नहीं है। कैसे भारत में रहते हैं? हाँ, हम लोग हर तरह के पॉजिटिव गेस्चर के लिए तैयार हैं। हमने कहा पहले दिन से, इस महामारी में अगर हमारी जरूरत है तो देश के 138 करोड़ लोगों की सेवा के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन चाहे तुम हमें अपराधी कहो, चाहे आतंकवादी कहो, चाहे गुनहगार कहो, ये गुनहगार, ये शादाब चौहान गरीबों की, बुनकरों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, और जो हमारा एक वर्ग नौकरी पेशे वाला है या छोटा कारोबारी है, उसकी आवाज उठाएगा, क्योंकि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये तुम्हें क्या लगता है कि पैसे वाले टैक्स देते हैं? हर गरीब मजदूर टैक्स देता है। सुन लो आज मेरी बात को, प्रधानमंत्री मेरी बात को सुन लो। हर गरीब मजदूर टैक्स देता है। जब सुबह वो मंजन लेने जाता है ना, टूथपेस्ट, उस पे भी टैक्स देता है। और रात को जब वो, अगर वो एक बीड़ी पी ले या सिगरेट कुछ भी खा ले या पी ले, वो लेता है तो उसका भी वो टैक्स देता है। और तुम क्या कहते हो कि 500 रुपए दे दिए तो एहसान कर दिया? टैक्स का पैसा दिया है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 20 लाख करो दे दिए, ये कर दिया। अरे 15 लाख का वादा किया था वो दे दो ना। लेकिन वादे पे वादा, जुमले पे जुमला करते आए हो। लेकिन देश की जनता जागरूक होना है। इस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया का हालात बदलेंगे। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। और भारत के लोगों, अगर हम लोगों ने एक नई क्रांति खड़ी करनी है तो सरकार से सवाल करो, धर्म के लपड़े से ऊपर उठ करके। अपने अपने धर्म पर सब चलें, अपने अपने धर्म पर सब लोग अपने धर्म का पालन करें और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, किसी को आपत्ति नहीं। मस्जिद में हो अज़ान, मंदिर में हो आरती, तू पढ़ अपनी आरती, मैं पढ़ूं अपना कुरान। यही है मेरे भारत की पहचान। इसको बनाए रखना है। इस लड़ाई ने देश को कमजोर कर दिया। और टोटल पाकिस्तान, आतंकवाद, अरे इस मुद्दे पे बात करो भाई। बांग्लादेश से सीख लो कुछ, अरे उसी से सीख लो जो हमारा बच्चा है। वो बांग्लादेश हमारा बच्चा है, लेकिन कोविड-19 की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है। साउथ कोरिया से सीखो, टर्की से स्मार्ट लॉकडाउन सीखो। आपके पास स्कैनिंग सिस्टम नहीं है, कैसे खोलेंगे आप लॉकडाउन? और मैं तो कहूंगा कि ईद से पहले लॉकडाउन ना खोलो, ये हमारी मांग है। ईद से पहले लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, यह हम मांग करते हैं। और लॉकडाउन 4 की ईद तक कड़ाई से पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन कराना चाहिए। यह मेरा त्याग और बलिदान है, क्योंकि मैं देश को सर्वोपरि रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईद तक लॉकडाउन ना खोलो। यह बात जिगर हम रखते हैं। अगर मेरा भाई कोई गलत करता है, उसको गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। अब देश का नेतृत्व देश का नौजवान करेगा, देश का मजदूर करेगा, देश का किसान करेगा। अब चाय वाले के नाम पर
10 लाख का सूट पहनने वाला, अडानी अंबानी की गोद में खेलने वाला कोई व्यक्ति देश का नेतृत्व नहीं करेगा। अब देश का नेतृत्व एक किसान का बेटा करेगा, हम करेंगे, मजदूर करेंगे, हम सब मिलकर देश का नेतृत्व करेंगे और देश की सेवा करेंगे। अब राजनीति बदलेगी देश की, ये नाटकबाजी खत्म हो जाएगी। सब अंदर जाएंगे, सब अंदर जाएंगे जो लोग भी नफरत फैला रहे हैं। ये सरदार पटेल के दुश्मन है जो पटेल के नाम की मूर्ति तो बनाते हैं लेकिन उनके नाम का अस्पताल नहीं बनवा सके। 3000 करोड़ का बनवाए ना, वो भी घोटाला, हर चीज में घोटाला। और ये 20 लाख करोड़ एक जुमला और घोटाला है। और लॉकडाउन फॉर क्या, इनके पास पॉलिसी नहीं, इन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म होता है। भैया 500 मरीज थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। क्या वजह है कि आज 1 लाख हो जाएंगे मई के ईद से पहले पहले? क्या वजह है मई तक 1 लाख हो जाएंगे? क्यों? कौन सी गलती रही है? उस पर चर्चा तो कर लो, सोच तो लो। आप एक बार विपक्ष से बात तो कर लो, हम तो तैयार है बात करने के लिए, लेकिन सुनते नहीं, बात नहीं करते क्योंकि तकब्बुर है, एरोगेंट है। मैं किसान की बात कैसे सुन लूं? मैं मजदूर की बात कैसे सुन लूं? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देता हूं, मैं किसान के बेटे से कैसे माफ कर लूं? मैं मरते हुए मजदूर की बात कैसे सुन लूं? जो EMI जिसके बेचारे की गाड़ी ली है, मोटरसाइकिल लिया है, मोबाइल फोन लिया है या कुछ और लिया है, जिसका पैसा जाता है, उसके लोन को 3 महीने की EMI तक माफ नहीं कर सके। क्या रहा EMI माफ करने का? बात करेंगे बड़ी बड़ी, जब बात आई तो नीचे पड़ी। अब आएंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अब कैसी फाइनेंस मिनिस्टर मैं नहीं जानता, उनको महिला सम्मान करता, ऐसे लोग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनसे अच्छा तो इकोनॉमी हम सर्वाइव करा लेंगे, बना दो फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि देश से मतलब थोड़ी ना है, अपनी सरकार चलनी चाहिए। मरता है मर जाए, मजदूर मर जाए, किसान मर जाए, बुनकर, क्या फर्क पड़ता है? मर ही रहा है। कभी महाराष्ट्र में मरते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में मरते हैं, कभी विदर्भा में मरते हैं, कभी सीमांचल में मरता है, कभी मजदूर कहीं और मरता है। मरने पे तो है यार, लेकिन अब जागने का वक्त है मजदूरों। है मेरे मजदूर भाइयों, ये उठ खड़े होने का वक्त है। 70 साल हमने इन सरकारी लोगों की गुलामी और परेशानी झेल ली। अब हमारे बच्चे नेतृत्व करेंगे। अब मजदूर का बेटा नेतृत्व करेगा, किसान का बेटा नेतृत्व करेगा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति नेतृत्व करेगा, पाल प्रजापति, मौर्य, सैनी, दलित, आदिवासी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अब वैश्य ब्राह्मण समाज के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि तुम 15% टोटल मिला के क्षत्रिय ब्राह्मण हो तो 15% में रहो, 85% पे कब्जा ना करो साहब। हम सब एक हैं। आइए हम ये प्रण लेते हैं कि इस कोविड-19 की लड़ाई के बाद हम विश्वास है कि देश का जो बलिदान है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अगर देश जीतेगा तो डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग और सफाई कर्मी, बैंक कर्मी और जनता के जो बलिदान है, जो गरीब मजदूरों का जो घर में रहा है, उनकी वजह से कोविड-19 जीतेगा। वरना सरकार ने तो हर चंद कोशिश की है बर्बाद करने की, कई बार, और जहां सही किया हम तायद करते हैं, बिल्कुल साथ में खड़े। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, और ये मेरा जय संविधान, जिसको बदलना चाहते हैं RSS, BJP, जिसको हम बदलने नहीं देंगे, जिसकी रक्षा करेंगे, और हर किसी को धर्म पे चलने की आजादी होगी। अब देश का नेतृत्व देश का बेटा, गरीब का बेटा करेगा, मजदूर का बेटा करेगा। ये हम तय करेंगे निश्चित ही। जय हिंद।